Hello everyone. I welcome to all on the behalf of SSS Convent Senior Secondary School, Shri Ganganagar. Admissions are open for the session 2020-21. Thank you. This is Pankaj Motoria. We are going to start class 11th, chapter 4, motion in plane, rectangle components of vector and velocity. Thank you. Hello everyone. Hello class 11th. So today we are going to start our chapter number 4 motion in a plane class 11. तो इसको अपने क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं. इस चैप्टर में जो प्रीवियस जो स्टडी थी अपनी वो थी स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट किया था अपनों ने, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते थे. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. भी दो वेक्टर का इस तरीके से प्रोडक्ट करो, भी आंसर में क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले. नंबर सेकंड क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट. दो वेक्टर्स का इस तरीके से प्रोडक्ट करो, भी जो आंसर मिले हमें कौन से क्वांटिटी मिले, वेक्टर क्वांटिटी मिले. दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, एंड एन कैप इज शोज डायरेक्शन ऑफ ए बी साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था. आज जो हमें स्टडी करना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को स्टडी करना है. स्प्लिटिंग अप ऑफ टू वेक्टर इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. दो वेक्टर्स को अलग करना, उनके कंपोनेंट्स को फाइंड करना, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए. और उन दोनों के हमें क्या करना है, कंपोनेंट्स को आज क्या करना है, फाइंड करना है. उस कंपोनेंट के हिसाब से उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका रिजल्टेंट भी क्या करेंगे, अपने फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये बेसिक काम अपने को आज करना है. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो इस चीज़ को हमें स्टडी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट. टू वेक्टर्स आर देयर. नंबर फर्स्ट इज एक्स वाई एंड नंबर सेकेंड इज एक्स. ठीक है, तो ये आपका दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ इसको ताकि आपको ढंग से समझ में आए. ओके, हाँ जी. तो ओके, वहाँ डायग्राम बना गया, चलो ठीक है. 0 एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस. इनके बीच में क्या है, इनका रिजल्टेंट. इसे हमने नेम दिया आर वेक्टर से. ओके, इसको हमने नेम दिया आर वेक्टर से. सिंपली अगर अपने सॉल्व करें तो आर वेक्टर का फॉर्मूला में क्या लिखना चाहिए, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर. ये चीज़ अपनों ने लिख दी, आर इक्वल्स टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर. अब हमें क्या करना है, इस आर्क का दो कंपोनेंट है. ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा. ये वर्टिकल के साथ एंगल भी थीटा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल के साथ भी हो सकता है. डजेंट मैटर, कोई घबराने वाली बात नहीं है. ठीक है, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है. इसे हम किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं. तो इसे हमने नेम दिया आपका आर वेक्टर. ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है स्टूडेंट्स. इसके बाद में क्या करना है, ये आर वेक्टर हो गया. अब हमें क्या करना है, इसका आर वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है. दैट इज एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स फाइंड करना है. आर वेक्टर का आपको यहाँ पे कंपोनेंट फाइंड करना है. दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट. इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल. ठीक है, वाई एक्सिस वर्टिकल एंड एक्स एक्सिस इज डिनोटेड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. इस चीज़ को हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जितनी भी डिस्टेंस है उसे किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एक्स से डिनोट करेंगे. वाई एक्सिस पे जितनी भी डिस्टेंस है उसे किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे. तो हमें एक्स एक्सिस पे तो स्मॉल एक्स फाइंड करना है और वाई एक्सिस पे स्मॉल वाई फाइंड करना है, या फिर वाई फाइंड करना है. किसके फॉर्म में, आर के फॉर्म में फाइंड करना है. तो वो आर के कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट. पहला हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा हुआ आपका वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. किस एक्सिस पे ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे, जिसने 90 डिग्री का एंगल बनाया. एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाया. इसको पॉइंट
P नेम दिया, इसको पॉइंट A नेम दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका R का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है, इट मीन्स OA फाइंड करना है। हमारे पास है क्या, OP वी हैव, हमारे पास क्या है, OP R है और OA क्या अपने को फाइंड करना है, क्योंकि R का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें फाइंड करना है। इस ट्राइंगल में हमें पता है एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, रूल होता है परपेंडिकुलर, लिख दिया। ये चीज़ क्या होगी, बेस होगी, ये चीज़ क्या होगी बेटा, हाइपोटेनस होगी। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, यस सर वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस इज x, क्यों, बिकॉज इट्स ऑन x एक्सिस, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारे पास हैं, हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करना है। बेस हमारे पास है यानी कि हमें फाइंड करना है, h हमारे पास है, तो बेस और हाइपोटेनियस को इस परपेंडिकुलर जो ट्राइंगल हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का जो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसके अंदर बेस और हाइपोटेनियस को यूज़ करके हम क्या लगाना चाहते हैं, कोस थीटा साइन थीटा क्या लगाएं। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, P B P H H B, ठीक है। तो कोस में क्या होता है, ये होता है कोस आपका, ये होता है साइन, ये होता है टेन, फिर यहाँ पे कोट सेक कोसेक इनको मेजर नहीं करना, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो बेस मेरे को फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस आई हैव, तो मुझे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या लगाना चाहिए, कोस थीटा। दिस इज द रीजन आई एम अप्लाइंग इन ट्राइंगल ओ ए बी कोस थीटा, ओके। तो मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी में हमने क्या अप्लाई किया, कोस थीटा अप्लाई किया। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है, ओ ए, बेस आपको कितना मिला बेटा, ओ ए, हाइपोटेन्यूस कितना है, ओ पी, ओ ए ओवर ओ पी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कोस थीटा की वैल्यू बोलो क्या आई, ओ ए ओवर ओ पी, ओ ए क्या है, एक्स ओवर आर, आर वेक्टर नहीं लिखोगे, एक्स ओवर आर। तो यहाँ से आपके पास अल्टीमेटली एक्स का फॉर्मूला क्या आया, आर कोस थीटा। बताओ एक्स एक्सिस पे हमको वैल्यू मिलेगी ना, एक्स एक्सिस पे हमें वैल्यू मिली कि नहीं मिली, यस बिल्कुल हमें वैल्यू मिली है, किस पे, एक्स एक्सिस पे हमें वैल्यू मिली है आर की फॉर्म में। तो ये क्या है, आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने फाइंड किया है। हमने क्या किया है, आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड किया है, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है, यानी कि वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखो क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो हमने क्या किया, y एक्सिस पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। y एक्सिस पे हमने क्या कर दिया, एक बेटा परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल थीटा है, तो इस ट्राइंगल में कौन सा थीटा होगा, क्या ये z बन रहा है क्या, यस। अगर ये z बन रहा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा, थीटा। तो मतलब यहाँ पे थीटा ये नहीं बना, या इस एंगल में, इस ट्रायंगल में थीटा कौन सा बना, इधर थीटा बना। इसको नेम दिया अपनों ने, बी नेम दे दिया, ओके। और एज यू नो आपको पता है थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। इट मीन्स इस बार ये चीज़ क्या होगी, थीटा के सामने वाला क्या हुआ बेटा, परपेंडिकुलर। ये चीज़ क्या बनी, बेस बनी, और ये हाइपोटेन्यूस जैसा कि था आपको पता ही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके अंदर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और आपको पता है इसकी वैल्यू हम कितनी ज्यूम करेंगे, इसके वैल्यू ज्यूम करेंगे अपने y, क्योंकि y अपने को फाइंड करना है। y एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगी y को डिनोट करेगी, x एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगी वो x को डिनोट करेगी। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज साइन थीटा। तो हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहिए, इन ट्राइंगल, बोलिए इन ट्राइंगल ओ पी बी, इन ट्राइंगल ओ पी बी, ओ पी बी में हमें क्या अप्लाई करना है बेटा, साइन थीटा अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, साइन थीटा। क्यों अप्लाई करना है आपको मैंने रीजन बता दिया। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना, वाई बाय आर, ठीक है। मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, ओ बी ओवर आपने क्या लिखा, ओ पी लिख दिया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ क्या बन गया बेटा, परपेंडिकुलर कितना है, y अपॉन में r। तो यह आ गया y इक्वल्स टू क्या बना, r साइन थीटा। बड़ा सिंपल सा काम है ना, ये बन गया आपका y इक्वल्स टू r साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए r के रिस्पेक्ट का ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और r का ये वाला हो गया y के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। यह आपने क्या किया बेटा,
दो कंपोनेंट्स को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपने लिख देते हैं, दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो x डायरेक्शन में क्या आएगा, x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, और y में क्या आएगा, आर साइन थीटा। हाँ, एक बात और, अगर इसमें क्या होता, ये वाला एंगल अगर मैं स्टार्टिंग में इधर बनाता तो ये वाला क्या आता, y इक्वल्स टू आर कोस थीटा, और x की वैल्यू क्या आती, आर साइन थीटा आती है। वो थीटा पे डिपेंड करता है आप थीटा किस तरफ बना रहे हैं। थीटा वाली साइड हमेशा क्या आता है बेटा, कोस आएगा, ठीक है। और जिधर थीटा नहीं है, थीटा वाली अपोजिट मतलब z की तरफ थीटा बन रहा है, वहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा। जरूरी नहीं है y एक्सिस पे हमेशा ही साइन आए ना, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस तरफ थीटा है उस तरफ आएगा कोस थीटा, यानी कि आर कोस थीटा। अगर यहाँ पे y होता, z होता तो z कोस थीटा, अगर a होता तो a कोस थीटा, b होता तो b कोस थीटा, डजंट मैटर। यहाँ पे r है तो हमने क्या लिख दिया, आर कोस थीटा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में क्या हुआ, इसको लिखने का तरीका क्या है, जो x वेक्टर है कौन से डायरेक्शन में, आई कैप में है, x एक्सिस की तरफ है। जो y वेक्टर है वो कौन से डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू आर वेक्टर इक्वल्स टू x आई कैप प्लस y जे कैप। आप या तो x वेक्टर लिख दो या x आई कैप लिख दो। जब आप x आई कैप लिख रहे हैं तो फिर वेक्टर नहीं आएगा, ये मैंने बात आपको पहले बताई हुई है। जब आप x आई कैप लिख रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद जो r वेक्टर का फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला बना सकते हैं हम। x की वैल्यू बोलो क्या है, r कोस थीटा। तो आपने क्या लिखा, r कोस थीटा आई कैप प्लस y की जगह r साइन थीटा जे कैप। एक रिलेशन आपने ये बना लिया। तो ऐसे करके अब क्या होता है, कई रिलेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट रिलेशन बनेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। हमें क्या करना है, आर का वेक्टर फॉर्म में तो आंसर आ गया। अब हमें आर का क्या करना है, ये तो रिजल्टेंट हो गया, हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आर का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर किया, उसको ऐड कर दिया 2 का स्क्वायर करके उसके साथ। तो फर्स्ट इक्वेशन बोलो क्या है, देखो x और y दोनों को ऐड करना है। तो पहले इसको ऐड कर देते हैं अपने, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो मैं एक बार इसको एक साथ लिख देता हूँ, ये देखो आर कोस थीटा स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। स्क्वायर ऐसे होता ना, LHS का अलग स्क्वायर कर दिया और RHS का अलग स्क्वायर कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से फिर आपने एक नए स्टेप में आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला आ गया आर स्क्वायर का, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना बच्चे, बोल सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये हो गया आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हो गया। अच्छा, ये इसको 1 क्यों, क्या यस, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होती है ये, ठीक है। क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपका टॉपिक यहाँ तक खत्म हो चुका है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, इसके बाद टॉपिक लगेगा, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा उसमें हमें क्या करना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो हमने कर ही लिया, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन करना है। जैसे कि जेवलिन थ्रो फेंकता है, उस मोशन को, उस जेवलिन का जो मोशन होता है उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो उस मोशन में हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना अच्छे तरीके से, ठीक है। उसे हम उस मोशन के अंदर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ
वेक्टर आपका यहाँ तक था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में जब 2 डायमेंशनल मोशन होता है तो उसके अंदर हम वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो गए 2, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो दोनों चीज़ हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, इसके अंदर हमें वो चीज़ सीखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन के अंदर देखो, एक सिंपल अगर मैंने ग्राफ बनाया, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये ग्राफ बना, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर ये आपको पता है कौन सी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, ये आपको पता है कौन सी डायरेक्शन, ये चीज़ शायद आपको याद आ रही है, आपने स्टडी की हुई है चैप्टर के स्टार्टिंग में, मैंने आपको पहले बता दी थी, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है बेटा, r1 वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है आपको पता है अच्छे से, r2 वेक्टर। और ये इन दोनों के बीच में कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इसमें डायरेक्शन किधर है, डेल्टा r वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया P1, ये पॉइंट हो गया P2। P1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि R1 जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होगा, x1 और y1 यानी कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और R2 के क्या होंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है। जब हमने इन दोनों को सोल्व किया, आपने इनको सोल्व किया हुआ है अच्छे तरीके से। इनको सोल्व आपने कैसे किया है, डेल्टा R एक R1, जब आप इनको सोल्व करते हैं वेक्टर सम से, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इजिकल्स, तो आपने क्या लिखा था, R2 वेक्टर लिख दिया था, ठीक है। क्योंकि ये अपोजिट में आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ से जो आपके पास डेल्टा R वेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बना बेटा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जो डेल्टा R है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको अच्छे तरीके से पता है, मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और R1 और इनको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर्स। इसी को भी क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। दोनों को क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और ये क्या आता है आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अब आप इसके अंदर सिंपल सी वैल्यू पुट करते जाओ। आपके पास R1 की वैल्यू क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। R1 की वैल्यू यही होती है ना, देखिए इधर इस ये डायरेक्शन कौन सी हुई, x1 i कैप, ठीक है। R1 के लिए, किसके लिए, R1 के लिए। और सिंपल जो स्केलर में कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x, y होते हैं। बट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। अभी आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर स्टडी किया था, R वेक्टर इसमें था, इसका एक ये था x1 i कैप, इसका एक क्या था y j कैप, ठीक है, x i कैप प्लस y j कैप। बट यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 इसमें पोजीशन वेक्टर है, तो इसको क्या लिखोगे, R1 के लिए x1 i कैप y1 j कैप और R2 के लिए x2 i कैप y2 j कैप। तो R2 वेक्टर के लिए हमने लिखा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है। ये यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या निकलता है। तो दोनों के अंदर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन R1 और R2 की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, डेल्टा R वेक्टर। बोलिए डेल्टा R वेक्टर की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। जैसा कि उसमें वैल्यू थी हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जब हमने इसको ओपन किया जगह बच गई जब हमने इस चीज़ को ओपन किया तो यहाँ से डेल्टा R वेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, माइनस में क्या लिखा आपने, x1 i कैप और माइनस में y1 j कैप। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, आई कैप वालों को अलग कर लेंगे, ओके, और जे कैप वालों को क्या कर लेंगे, अपने अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप हमने जैसे ही किया तो हमारे पास जो आंसर मिला वो क्या मिला, डेल्टा आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या आया, x2 माइनस x1, क्या कॉमन आ गया यहाँ से, आई कैप कॉमन आ गया। y2 के लिए क्या बनेगा, प्लस का साइन, ये y2 प्लस का है तो y2, y1 किसका है, माइनस का, तो y1 और ये क्या आ गया बेटा आपका जे कैप आ गया। अब आपको पता है डिफरेंस, पोजीशन में डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा x, डेल्टा मीन्स डिफरेंस, ये y में पोजीशन में डिफरेंस मीन्स डेल्टा y, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने लिख दिया, डेल्टा आर वेक्टर इजिकल्स टू डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। देखो बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास रिलेशन यहाँ पे बन चुका है, ये पोजीशन वेक्टर में यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास आ चुका है। अब इसको ना वेक्टर फॉर्म में, एक बार आप दिमाग नहीं लग रहा तो वेक्टर फॉर्म मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा है, स्टार्टिंग में हमने किया था वैसा ही है ये। अब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे शो किया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इट्स ओके। अब यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने स्टडी किया था, क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला था। तो अब यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वी वेक्टर फाइंड करना ना, क्योंकि वो तो लीनियर थी, मतलब सिंपल स्केलर, मतलब उसमें सिंपल था, वेक्टर फॉर्म में नहीं फाइंड करते थे अपने, वैसे वेलोसिटी वेक्टर होती है बट उस टाइम हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं फाइंड की। तो डेल्टा आर वेक्टर से अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो पूरी इक्वेशन को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टी से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने क्या नेम दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब आपको अच्छे तरीके से पता है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज वेलोसिटी। तो हम इस टर्म को क्या लिखेंगे, डेल्टा वी वेक्टर, बिल्कुल सही लिखा है, इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी वी, डेल्टा वी नहीं बना, सॉरी ये बन गई वी वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आपका सिंपल वी वेक्टर बन गया। वेलोसिटी पे हमने वेक्टर लगा, अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता तो क्या लिखते, वी लिखते, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता तो क्या लिखते, वी लिखते, डी एक्स बाय डी टी होता क्या लिखते, वी लिखते। बट यहाँ पे डेल्टा आर वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को आर से शो करते हैं और जो सिंपल फॉर्म थी उसमें किससे शो करते थे, अपने एक्स से शो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे v आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी एक्स लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, x डायरेक्शन में है तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, वी एक्स आई कैप। वेक्टर नहीं लगाओगे क्योंकि इस पे वेक्टर नहीं है, आई कैप आ गया तो वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। प्लस आपको शायद मेरे ख्याल से पता होगा नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होने जा रहा है, वी वाई जे कैप। ये हमने कर लिया मोशन इन प्लेन में, हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा, वेलोसिटी फाइंड कर लिया हमने मोशन इन प्लेन में, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब अगर हमें कह दे भी वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो अपॉन में टी करने से तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं, इसका क्या करना पड़ेगा, अपने को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर, मेरे ख्याल से अपने 3 इक्वेशन नंबर बन गई। तो इसे क्या नेम दिया, इक्वेशन नंबर 3। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विद आर रिस्पेक्ट T2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम T। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम T, इट मीन्स क्या लिखना पड़ेगा, d बाय डी टी वी वैक्टर इक्वल्स टू d बाय डी टी
वी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी टी वी वाई जे कैप। अब आपको पता है डी वी बाई डी टी क्या बनता है, एक्सेलरेशन बनता था, बट यहाँ पे डी वी वैक्टर बाई डी टी बना, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन पे वैक्टर बन गया। तो इस चीज़ को हमने कैसे लिख दिया, ए वैक्टर इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप, वैक्टर नहीं लगाने कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस ए वाई जे कैप। ये आपका बन गया एक्सेलरेशन। अच्छा, आपने रेक्टेंगल जो वेक्टर था उसमें आपने क्या किया था, आर की जो आपके पास वैल्यू आई थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ हमारे पास डायग्राम था, ठीक है। इसे हमने लिखा था आर वेक्टर, ये था एक्स एक्सिस और ये था आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आर का फॉर्मूला अल्टीमेटली लास्ट में जाके फॉर्मूला क्या बना था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर फॉर्मूला बना था ना, ठीक है। तो आर का पहले फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। तो आपने इसको ऐसे भी तो लिखा था, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, और उसके बाद अगर हमने आर की वैल्यू निकाली थी इसको सारे को सोल्व करके, तो क्या आई थी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आई थी। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहना चाहूँ भी आपने वेलोसिटी लिख रखा है, वेलोसिटी वी वेक्टर की वैल्यू सेम उसी तरीके से आपने लिख रखी है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो आपको वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड शायद आएगा, बिल्कुल वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर। जैसा आपने यहाँ पे आर का वेक्टर हटा के वी की वैल्यू लिखी थी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरीके से आपको वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक स्टेप अगर अपने और लिखें, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड अपने क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर वेक्टर ऑफ कंपोनेंट की हेल्प लेंगे, और उसके साथ फॉर्मूला हमारा सिंपल क्या बन जाएगा, वी वेक्टर, वेक्टर नहीं लगाओगे इस बार, मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो अंडर द रूट आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, रूट के अंदर आपकी इक्वेशन बन जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से आपके पास बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। तो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 5। तो आज के लेक्चर में बेसिक हमारा टॉपिक यही था, मोशन इन प्लेन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो इससे हमने रेक्टेंगुलर वेक्टर ऑफ कंपोनेंट की हेल्प लेके हमने ये चीज़ निकाली, ये भी रेक्टेंगल वेक्टर ऑफ कंपोनेंट ही है। तो मोशन इन प्लेन मींस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को यूज़ करके हमने क्या फाइंड कर ली, वेलोसिटी फाइंड कर लिया, और क्या फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये इसके बाद में आपका जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी इसी लेक्चर में मैं आपको एक न्यूमेरिकल और बता देता हूँ, वो न्यूमेरिकल क्या है आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि एक आपकी जो बुक है एनसीईआरटी बुक के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 4.10 आप देख सकते हैं, अभी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके, जो भी है आपकी सुविधा के अनुसार। न्यूमेरिकल नंबर 4.10 क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 एनसीईआरटी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को हमें करना है। मैं आपको थोड़ा सा उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा, ठीक है, उस हिंट के हिसाब से आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में कुछ छोटी मोटी बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है, जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक मोटरिस्ट है, वो क्या करता है, हर 500 मीटर के बाद 60 डिग्री पे टर्न लेता है, ठीक है, हर 500 के बाद 60 डिग्री पे टर्न लेता है। तो टोटल टर्न उसके कितने हो गए, 360 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज़ 6 टर्न हो गए, उसके टोटल टर्न हो गए, ठीक है। तो ये एक मोटरिस्ट है, देखो मैंने बना दिया यहाँ पे, ये मोटरिस्ट हर 600 मीटर के बाद क्या करता है, ये टर्न लेता है, ठीक है। ये बना दिया आपने, क्या बना दिया हमने, मोटरिस्ट बना दिया।
जो कि हर 500 मीटर के बाद क्या करता है, एक शार्प टर्न लेता है, और वो टर्न कितना होता है बेटा, 60 डिग्री भी होता है। तो मीन्स ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना डिग्री बना, 60 डिग्री बना। नंबर ए पोजीशन, नंबर बी पोजीशन, फिर सी, फिर डी, फिर ई, और फिर क्या हुआ, एफ हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये इसके साथ फिर से एंगल कितने डिग्री बना, 60 डिग्री, फिर इसके साथ एंगल कितने डिग्री बना, 60 डिग्री, और ऐसे करता करता वापस अपनी उसी कंडीशन पे वो आ गया। तो एक क्वेश्चन था भी, ये अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल्स का सम है, क्या ये भी 360 से कम ही होगा या 360 होगा? नहीं, जो इंटीरियर एंगल का सम है, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल, ये 360 से ज़्यादा हो सकते हैं। ये 360 से क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। बट जो एक्सटीरियर एंगल्स के सम है, जो कि हमने 60-60 बनाए हैं, ये कभी भी 360 से ज़्यादा नहीं हो सकते, टोटल 360 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो पहली बात तो हमें ये दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या किया, ये जो डिस्टेंस है ए से बी कितनी है बेटा, 500 मीटर, ये भी कितनी है, 500 मीटर। यहाँ भी जो हर एक एक्यूरेट जो भी डिस्टेंस है, सारी की सारी डिस्टेंसेस कितनी है, 500 मीटर। आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो कहता नंबर, ये यहाँ से उसने फर्स्ट टर्न लिया, नंबर फर्स्ट टर्न लिया, यहाँ से सेकंड टर्न लिया, यहाँ से उसने नंबर थर्ड, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, यहाँ से उसने 6 टर्न लिए। तो वो कहता पहला तो कहता भाई नंबर 3 टर्न पे, नंबर सेकंड वाले टर्म पे, नंबर थर्ड वाले टर्म पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर सेकंड, सॉरी नंबर थर्ड, उसका पहला क्वेश्चन था नंबर थर्ड टर्न पे आप बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, नंबर 6 पे बताओ, नंबर 6 पे टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ें पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसके बाद वापस उसने पूछा नंबर 6 यहाँ पे आ गया, 7th और 8th, उसके बाद पूछा नंबर 8th पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, नंबर थर्ड पे। ठीक है, तो नंबर थर्ड को हमने क्या कर दिया, इसको डायगोनली मिला दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको डायगोनली जैसे ही मिलाया तो ये इसका बिल्कुल देखो 6 है, बेंजीन बन रही है पूरी, केमिस्ट्री वालों को पता लग रहा होगा। तो ये इसका बिल्कुल सेंटर आ गया। ठीक है, सेंटर से हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, आपको पता है ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो ये अगर 500 है, 500 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 500 मीटर, इसको नेम दे दिया ओ। ठीक है, उसके बाद इसको जब अपने यहाँ से मिलाएंगे तो ये भी क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल पता है ना आपको, पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम बन गया, सॉरी रेक्टेंगल तो सिंपल हो गया। ठीक है, ये बन गया पैरेललोग्राम बन गया। रेक्टेंगल के तो 4 चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये इस पैरेललोग्राम की वजह से ये भी कितना हो गया, 500 मीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस जब इनका प्लस करेंगे तो ए से लेके डी तक की जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ से ये कवर की और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ए से लेके जो डी तक की डिस्टेंस है बेटा वो कितनी हुई, 500 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। और टोटल डिस्टेंस 500, 500 और 500 होगी। ठीक है, तो वो कितना, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, तो 555 कितना होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितनी होगी, 1500 मीटर होगी। अगर ये इसकी बात करें, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 500 मीटर और 500 मीटर, ये एंगल कितने डिग्री है, 60 डिग्री। आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपने फाइंड किया था, ये आर वेक्टर था, ये अगर मानो ए वेक्टर है और ये वाला बेटा क्या है, बी वेक्टर। तो आपने एक फॉर्मूला किया था और बड़े अच्छे तरीके से आपको याद है, आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट अगर मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करता था, आर फाइंड करता था, तो उसके अंदर क्या फॉर्मूला बनता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, थीटा कितनी डिग्री है आपके पास, 60 डिग्री है। तो इसको आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 कोस 60। ठीक है, क्यों थीटा बीट की इसके बीच, थीटा क्या था, ये था, ये वाला एंगल क्या होता था, ये तो सर अल्फा होता था, ये क्या होता था, अल्फा होता था। ठीक है,
तो ये एंगल क्या था थीटा, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और पॉइंट ए पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस कितनी होगी 500 5 5 5 5 5 6 बार कर दो तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3000 मीटर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, आप जितने भी अपने टॉपिक्स हो चुके हैं उस टॉपिक्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आप वो क्वेश्चन करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है मेरे को कमेंट बॉक्स में आप डाउट नंबर लिख दो, मैं उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे अपने फिर से अपलोड कर देंगे वीडियो बना के। तो थैंक यू वेरी मच क्लास 11th, थैंक यू वेरी मच। अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो नेक्स्ट लेक्चर है, और उसके बाद सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। बस इस चैप्टर के 2 ही टॉपिक अपने रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास 11th, ओके।